the name of Allah, who is the most merciful and the beneficent. You are watching your own biology channel, Biologism, and I am your mentor, Sadiq Hussain. Today we are going to discuss about the cell, the fundamental and the functional and the structural unit of the life. We will discuss about the type of the cell, how cell evolved, who basically firstly discovered the cell, and then much more about the cell. और ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिक क्लासेस से लेकर आप हायर क्लासेस लेवल तक जाएंगे तो आपको ये सारी डिटेल जो हैं आज एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगी। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने बायोलॉजिज्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी डेली बेसिस पे आने वाली जितनी भी नई वीडियोस हैं वो आपके सामने आती रहें और आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। जैसा कि आपके सामने यहाँ पे एक मेन वर्ड जो है वो यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज बेसिकली अ सेल, और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। और सेल जैसा कि आप जानते हैं बेसिकली इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, जिसको हम डिस्कस करते हैं कि जो लाइफ है वो जिससे इवॉल्व हो रही है दैट इज बेसिकली अ सेल। जैसा कि यहाँ पे नीचे मैंने लिख भी रखा है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इसकी टाइप्स को आज हम देखेंगे, उसके साथ साथ इसकी फंक्शंस को आज हम देखेंगे, एंड देन उसके साथ साथ हम आज इसकी टाइप्स और ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल में कैसे होते हैं, कौन से पार्ट्स होते हैं, प्लांट सेल में कौन से पार्ट्स होते हैं, आज हम उनको भी डिस्कस करेंगे। जी आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है कि व्हाट इज सेल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आइदर दे आर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स, आइदर दे आर यूकैरियोट, दे ऑल पोजेस द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दैट इज बेसिकली अ सेल। और सेल क्या करता है, जितनी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, सेल के अंदर ही कंट्रोल होती हैं। जी मूविंग अहेड, तो इसमें हम सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल थ्योरी। अब सबसे पहले हमारे पास ये होता है कि सेल थ्योरी बेसिकली है क्या चीज़। सो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन का कलेक्शन जो कि सेल की डिस्कवरी से लेकर आज तक जितने भी सेल के बारे में स्टडी हुई है, इन जितने एक कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ हैं, जितने भी कंक्लूजन्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेक्शन ऑफ आइडियाज कंक्लूजन्स जो ओवर द टाइम डिफरेंट साइंटिस्टों ने की है, उस सब को हम क्या कहते हैं, सेल थ्योरी का नाम देते हैं। सो इट मेनली कंसिस्टेड ऑफ 3 postulates। बेसिकली इट वाज गिवन बाय द शिलिडन एंड श्वान। उनको हम देखते हैं जी फर्दर, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इसके 3 जो postulate हैं। फर्स्ट वन इज ऑल नाउन लिविंग थिंग आर मेड अप ऑफ 1 or more थिंग। सो ये हम जानते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आइदर दे आर प्रोकैरियोट, आइदर दे आर यूकैरियोट, ये क्या होते हैं, सारी के सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। देन वी हैव द सेकंड postulate, and that postulate says that the all living cells arise from pre-existing cell by division। सो जैसा कि हम जानते हैं कि सेल के अंदर मेनली 2 सेल डिवीजन्स होती हैं, लाइक हमारे पास टाइप्स होती हैं, एक मियोसिस होती है, एक माइटोसिस होती है। सो जितने भी सेल्स होते हैं सारे के सारे पहले से एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवाइड करके न्यू सेल बनते हैं। Then we have the third postulate, and third postulate is a very simple postulate। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। मीन एक ऑर्गेनिज्म के अंदर मेनली 2 सिस्टम होते हैं, या तो उसका स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है, मीन उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनकी फॉर्मेशन होती है, या फिर वो बॉडी पार्ट्स जो होते हैं वो लीड्स करते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन को। तो चाहे वो फंक्शन परफॉर्मिंग हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, दैट ये जो दोनों जो सिस्टम हैं ये कहाँ से इवॉल्व करते हैं, ये सेल से इवॉल्व करते हैं। जी मूविंग अहेड, हम आगे चलते हैं और आगे हमने ये सेल थ्योरी के हवाले से बात की हुई है कि सेल थ्योरी बेसिकली क्या है, इसकी टाइमलाइन क्या है, किसने सेल को डिस्कवर किया, किसने सेल के बारे में क्या बात की। सो बेसिकली दिस स्टोरी स्टार्टेड सिंस 1665, और यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट हुक जो आपके सामने यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले जो है वो सेल को डिस्कवर किया। देन वी हैव एंटन वैन लीवनहॉक। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल को ऑब्जर्व किया था, जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल।
अब जो रॉबर्ट हुक था बेसिकली उन्होंने कॉर्क के अंदर एक लाइक बॉक्स लाइक या फिर आप कह सकते हैं कि एक स्क्वायर लाइक जो कुछ स्ट्रक्चर मिले और उन्होंने उसको सेल का नाम दे दिया, ठीक है। देन जो लेवनहुक था, लेवनहुक ने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर स्पेशली ही वाज वर्किंग ऑन बैक्टीरियम, और वहां पे उसने ये देखा कि वहां पे सिमिलर विद जो है, जैसा कि उसने कार के अंदर कुछ बॉक्सेस देखे थे, वही बॉक्सेस जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने यहाँ पे लाइक इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो सेल ऑब्जर्व किया। देन जी वी मूविंग अहेड, हमारे पास 1883 की स्टोरी आती है जी। 1883 के अंदर बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन वाज अ साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले जो है साइटोप्लाज्म के अंदर एक कंडेंस्ड जगह देखी, और उस कंडेंस्ड जगह पे उसने कुछ स्ट्रक्चर देखे और उस स्ट्रक्चर को बेसिकली उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। तो 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इन्होंने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। एंड देन इन 1883 राउंड अबाउट जो है आपके पास इतने सारे ईयर्स गुजर गए, और उन ईयर्स के बाद जाके रॉबर्ट ब्राउन ने जो है वो सबसे पहले क्या किया, न्यूक्लियस को जो है वो डिस्कवर किया जी। सेल थ्योरी को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, तो आगे हमारे पास आती है जी कुछ और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट, और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट में हमारे पास एक और साइंटिस्ट जो हैं, दे आर फ्लेक्स डॉर्जन। और फ्लेक्स डॉर्जन जो है, इन्होंने सबसे पहले 1835 के अंदर सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है, फ्लूइड कंटेंट है, बेसिकली साइटोप्लाज्म जो हमारे, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। एंड देन एक चीज आपने याद रखनी है कि जो हमारे पास जितना भी लिविंग कंटेंट होता है सेल के अंदर, उसको हम बेसिकली प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे ट्राई करता हूँ, अगर लिखा जाता है तो प्रोटोप्लाज्म। सो सेल के अंदर जितना भी बेसिकली क्या होता है, मटेरियल होता है, आइदर इट्स इज साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी बॉडीज, जितनी भी उसके अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं, सो उन तमाम क्या कहते हैं हम, जितना भी लिविंग मटेरियल है उस सब को हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। सो डॉर्जन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन 1835 हु स्टडीज द प्रोटोप्लाज्म, बेसिकली ऑल द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। देन जी मूविंग अहेड इन 1838 के अंदर मार्थेस बेसिकली शुलिडन, इन्होंने क्या किया, प्रपोज दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ द सेल। ही वाज बेसिकली अ बॉटनिस्ट और ही वाज स्टडीइंग ऑन द प्लांट्स, और इन्होंने सबसे पहले ये बात की कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सारे के सारे सेल से बने होते हैं। देन 1839 के अंदर हमारे पास एक और साइंटिस्ट थे, पकिंजी। इन्होंने जितने भी नेम फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल एज ए प्रोटोप्लाज्म। देखें यहाँ पे दोबारा वो बात आ गई है जो अभी मैं पीछे आपको बता रहा था कि बेसिकली डॉर्जन जो था, उन्होंने सबसे पहले फ्लूइड कंटेंट को डिस्कवर किया। एंड देन 1839 लाइक 4 ईयर आफ्टर, परकिंजी जो है, इन्होंने सबसे पहले उस फ्लूइड कंटेंट को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया। देन जी सेल थ्योरी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, और आगे हम चलते हैं तो हमारे पास श्वान आते हैं जी, लाइक 1839 के अंदर। और 1839 के अंदर थियोडर श्वान, ही वाज बेसिकली अ ज़ूलॉजिस्ट एंड ही वाज वर्किंग ऑन द एनिमल। और जैसा कि उसके बारे में हमने लाइक पीछे लेथियस के बारे में बात की कि ही वाज बेसिकली अ बॉटनिस्ट, और वो प्लांट्स को स्टडी कर रहा था। तो उसने ये कहा कि प्लांट्स के अंदर बेसिकली क्या है, सारे एनिमल जो हैं वो लिविंग सेल से कंटेंट से बने हैं, जिसको उन्होंने सेल का कहा था। सिमिलर विद द केस विद द श्वान, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी एनिमल हैं दे ऑल आर मेड अप ऑफ द सेल। देन इन 1845 वहां पे एक हमारे पास साइंटिस्ट थे, हेनरिच बॉरन। हेनरिच बॉरन ने ये बात की कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, आइदर दे आर फ्रॉम प्लांट, आइदर दे आर फ्रॉम एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के अंदर जो बेसिक यूनिट होता है दैट इज बेसिकली अ सेल। सो ये ये तीन साइंटिस्ट थे, बेसिकली श्वान के बारे में बात की जाती है, देन मेलेथियस के बारे में बात की जाती है, एंड देन ब्राउन के बारे में बात की जाती है कि दे बेसिकली postulated the two they formulated basically the two postulate of the cell theory. And then 1855 यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट है, रुडोल्फ विर्चू, एंड रुडोल्फ विर्चू प्रपोज दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये दैट वाज बेसिकली अ थर्ड पोस्टुलेट ऑफ द सेल थ्योरी जो कि रुडोल्फ विर्चू ने दिया था, और उन्होंने ये कहा था कि जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं वो सारे के सारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। लाइक दैट यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज दैट कि ये एक हमारे पास एक क्या कहते हैं पेरेंट सेल है,
अब पेरेंट सेल के अंदर क्या होती है, माइटोसिस होती है, और माइटोसिस होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक ये डॉटर सेल बन जाता है। अब इस डॉटर सेल के साथ क्या होगा, दूसरा इधर डॉटर सेल बन जाएगा। तो अब क्या होगा, जैसे ये यहाँ पे डॉटर सेल बन गया है, तो अब ये दो सेल जो हैं ये फर्दर डिवाइड करेंगे, और फर्दर डिवाइड करने से दो इससे बन जाएंगे, एंड देन टू जो है वो न्यू अराइज सेल जो है वो इससे बनेंगे। सो इस तरह सेल क्या करते जाते हैं, एक सेल से दूसरा सेल जो है वो डिवाइड होने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट करते जाते हैं, या अपने आप को डुप्लीकेट करते जाते हैं। लाइक 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 16 हो जाएंगे। तो इस तरह क्या होती जाएगी, सेल के अंदर सेल डिवीजन होती जाती है। सो दिस इज बेसिकली अ सेल थ्योरी टाइमलाइन। आगे हम मूव करते हैं जी, आगे देखते हैं आगे क्या बात की गई है जी। आगे बात की गई है जी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे ये बताता चलूं कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल वी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 टाइप्स, वन इज यूनिसेलुलर एंड द अदर इज मल्टीसेलुलर। अब जो यूनिसेलुलर यूनि मीन वन एंड सेलुलर मीन सेलुलर कंटेनिंग। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक सेल से बने होते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं जी, यूनिसेलुलर। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेड अप ऑफ वन सेल, दैट these kind of the organism are named as basically unicellular। यहाँ पे आप इनके एग्जांपल देख सकते हैं जी। यहाँ पे हमारे पास जुगलीना की एग्जांपल दिखाई गई है, दैट इज बेसिकली सिंगल सेलुलर। देन आपके सामने यहाँ पे पैरामीशियम की एग्जांपल दिखाई गई है जी, इट इज आल्सो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एंड देन वी हैव द यीस्ट, यहाँ पे ये भी हमारे पास क्या है, सिंगल सेलुलर एनिमल है। सो इनको हम सिंगल सेलुलर या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कहते हैं। देन जी आगे चलते हैं। देन हम बात की गई है मल्टी सेलर की। सो मल्टी सेलर ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि मोर देन वन सेल जो है वो बने होते हैं। सपोज दैट कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दिखाई गई है जी मोर देन वन सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं जी, मल्टी सेलुलर। सो यहाँ पे एग्जांपल जी, एग्जांपल हम साथ साथ बात करेंगे, प्लांट्स के बारे में बात की जाती है। देन यहाँ पे हमारे पास एनिमल के हवाले से बात की गई है, एंड देन साथ साथ में फंजाई के हवाले से भी बात की गई है। फंगस इज आल्सो अ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म। सो ये दो हमारे पास टाइप थी। देन हम आगे मूव करते हैं जी, ऑन द बेसिस ऑफ सेल ये दो टाइप थी। देन हम आगे मूव करते हैं, और आगे हमारे पास हम ये देखते हैं कि जो मल्टी सेलर होते हैं वो किस तरह अंडर द माइक्रोस्कोप नजर आते हैं। सो यहाँ पे अगर देख सकते हैं आप लोग, ये बेसिकली हमारे पास किसी भी प्लांट सेल के लीफ सेल को दिखाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करता चलूँ आप लोगों को कि प्लांट सेल जो है, इनके सेल के अंदर सेल वॉल एक इजाफी स्ट्रक्चर होता है। ये स्ट्रक्चर हम आगे देखते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये डिफरेंट सेल हैं और उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो नजर आ रहे हैं। एंड देन वी हैव द मसल सेल्स, दिस आर द बेसिकली एग्जांपल फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लाइक एनिमल। तो यहाँ पे एनिमल जो है ये स्ट्रिएटेड मसल्स की एक एग्जांपल दिखाई गई है। इनके अंदर जो सेल्स हैं दीज आर स्ट्रिएटेड इन नेचर। सो मूविंग अहेड, यहाँ तक हमारी बात हो गई जी। देन हम साइज ऑफ सेल के हवाले से बात करते हैं। तो जो हमारे पास साइज होता है सेल का, इट बेसिकली डिपेंड अपॉन देयर फंक्शन। और सेल जो होता है उसका साइज बेसिकली वेरी करता है। वेरी मीन उसका साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है। सपोज दैट अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक सेल की, तो माइक्रोस्कोपिक सेल भी एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे सेल्स जो कि हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते और बहुत ही स्मॉल साइज होता है इनका। देन वी आल्सो हैव द मैक्रोस्कोपिक सेल, और ऐसे सेल जिनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है। और सेल का साइज जब भी हम मेजर करते हैं, हम इसको माइक्रोमीटर के यूनिट में मेजर करते हैं। एंड यू नो दैट 1 माइक्रोमीटर इज 10 raised to power -6 मिली, लाइक 6 मीटर, ठीक है। सो अगर मैं आपके सामने यहाँ पे स्मॉलेस्ट सेल्स की एग्जांपल डिस्क्राइब करूँ तो दैट इज माइकोप्लाज्मा। दीज आर फ्रॉम द बैक्टीरियम सेल, और इनका साइज जो होता है दैट इज 0.1 माइक्रोमीटर। वाइल द लार्जेस्ट सेल के हवाले से बात की जाए तो ये हमारे पास ऑस्ट्रिच जो है, उनका एग जो होता है, दिस इज बेसिकली अ लार्जेस्ट सेल। और इसके साइज के हवाले से बात करें तो इट इज वेरी लार्ज टाइप ऑफ द सेल, और इट कंटेन लाइक 18 सेंटीमीटर इन साइज। सो ये हमारे पास साइज ऑफ सेल के हवाले से भी बात हो गई है। सो आगे चलते हैं जी, साइज ऑफ सेल इन ह्यूमन के हवाले से बात की गई है। तो यहाँ पे भी हम देख लेते हैं जी, जो हमारे पास स्पर्म सेल है, दिस इज बेसिकली मेल गैमीट जो कि लाइक जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर करता है इन अ फीमेल बॉडी। तो ये इसका साइज के हवाले से बात की गई है। इट इज बेसिकली 5
micrometer in nature. It's a quite like very small size. और small size के हवाले से हम बात कर लेते हैं जी, इसका साइज स्मॉल क्यों होता है। इसके साइज स्मॉल होने की वजह यह है कि it has to travel a very long track to टू फर्टिलाइज एन एग। सो इसकी मूवमेंट के लिए इसको क्या किया जाता है, इसका साइज जो है वो स्मॉल होता है। वेल वी हैव लार्जेस्ट सेल इन ओवम बॉडी। सो ओवम बॉडी में हमारे पास जो लार्जेस्ट सेल होता है इट्स साइज इज 120 माइक्रोमीटर। वेल वी हैव द लॉन्गेस्ट सेल। अच्छा, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट के हवाले से बात करते हैं चलूँ। लार्जेस्ट मीन इट हैज अ लार्जेस्ट वॉल्यूम, while the longest cell mean it has a longest यहाँ पे आप देख सकते हैं लेंथ इन नेचर। सो किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारे पास लॉन्गेस्ट सेल होता है, दीज आर नर्व सेल, नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं, और इनका काम क्या होता है, दे कंडक्ट द इम्पल्सेस, और इनका साइज जो होता है दैट इज बेसिकली 1 मीटर इन नेचर। जी हम आगे चलते हैं और यहाँ पे शेप ऑफ सेल के हवाले से बात करते हैं। शेप ऑफ सेल जो है ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो शेप होती है इट आल्सो वेरीज विद द स्पेसिफिक फंक्शन। कुछ सेल जो होते हैं दे आर लाइक सर्कुलर इन नेचर, कुछ जो होते हैं दे आर हाईली ब्रांच्ड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो उनके शेप जो है वो सा लाइक होती है। सो हमारे पास जो सेल की शेप है इट आल्सो वेरी इन नेचर। अब इसके वेरी करने की वजह क्या होती है, इट्स मेनली डिपेंड अपॉन द फंक्शन ऑफ द सेल, के सेल का फंक्शन किस तरह का है उसके साथ साथ उसकी सेल जो शेप होगी वो वेरी करेगी। सो यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जांपल दी गई हैं, लाइक यूग्लिना के हवाले से बात की गई है और उसके साथ साथ अमीबा के हवाले से बात की गई है। दे कैन चेंज देयर शेप, दे आर द प्रोक्रियोटिक सेल, और बेसिकली दे कैन चेंज देयर शेप अकॉर्डिंग टू देयर ईज। लाइक यूग्लिना जो है वो सूडोपोडिया बना लेता है फॉर देयर लाइक प्रोजेक्शन बनती है फॉर सूडोपोडिया, जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, और वो अपनी मूवमेंट करता है उसके हवाले से, या इस तरह वो क्या करता है अपनी खुराक को जो इंजेक्शन करता है तो उसके साथ साथ वो इन्विजिनेट कर जाता है। So these type of the changes can occur in like amoeba and the euglena, but most of the cell जितने भी होते हैं they possesses the fixed shape। देन हम बात करते हैं जी ह्यूमन आरबीसीज की। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बात की गई है, दे आर सर्कुलर, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन नेचर, और दे पोजेसेस मेनली द प्रोटीन नेम्ड एज हीमोग्लोबिन, और ये काम क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन जो है वो ट्रांसफर करती है ऑक्सीजन की। देन वी हैव द नर्व सेल, दे आर बेसिकली हाईली ब्रांच्ड सेल, इनके अंदर मेनली डेंड्राइड्स होते हैं, एक्सान होता है। सो दीज आर द हाईली ब्रांच सेल, और इनका काम क्या होता है, इम्पल्स करना होता है, कंडक्शन ऑफ द मैसेज होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। Then we have a human cell named as WBCs, white blood cell, the army of the human body. They can also change their shape, और ये क्यों चेंज करते हैं, because they can engulf the invader, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बॉडी पे अटैक करता है तो उनको इन्होंने engulf करना होता है। सो इसकी वजह से अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन दे कैन आल्सो चेंज देयर शेप। सो शेप के हवाले से भी हमारी बात हो गई जी। आगे हम मूव करते हैं और आगे हम बात करेंगे जी द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सो स्ट्रक्चरल ऑफ द सेल इज बेसिकली एज यू नो दैट द सेल इज अ वेरी लाइक स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ। सो इसको स्टडी करने के लिए बेसिकली हमारे पास माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है, माइक्रोस्कोपी की जाती है, एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ मेन माइक्रोस्कोप जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं सेल की। फर्स्ट वन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इट इज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इट हैज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ 200 लाइक एक्स, जिसके जी एक ऑब्जेक्ट को 2000 टाइम जो है ये उसको मैग्नीफाई कर सकती है। वाइल कुछ हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं सेल के अंदर जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से नजर नहीं आते, सो उनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो यूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मेनली यूजेस द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके साथ साथ क्या होता है जी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी मैग्निफिकेशन पावर जो है दैट इज बेसिकली 5 लाख जी। इसमें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे एनिमल सेल के हवाले से कि एनिमल सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो कुछ हमने डिस्कस किए, सो फर्दर मूव करते हैं। अगेन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वन से, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वी हैव द न्यूक्लियस, यहाँ पे आपको सामने दिखाया गया है जी, इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ द सेल। देन वी हैव द गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज यहाँ पे आपको डिनोट की गई है। देन वी हैव वेसिकल, then plasma membrane, mitochondria is basically a powerhouse of the cell as we know that कि यहाँ पे ATP की जनरेशन होती है। then we have the cytoskeleton is basically a tubular or a fibrous system in within the cell that basically maintain the shape of the cell. Then we have centriole,
वी हैव द लाइसोसोम्स हेयर। लाइसोसोम्स यहाँ पे आपके सामने डिनोट की गए हैं जी। लाइसोसोम्स आर बेसिकली ग्लोबुलर बॉडीज एंड दे मेनली कंटेन द 50 enzyme. They are hydrolytic in nature. Then we have the cytoplasm, that is the fluid content present within the all over the cell. Then we have the rough endoplasmic reticulum. There are two types of the endoplasmic reticulum. One is rough endoplasmic reticulum and then second one is smooth endoplasmic reticulum. So as we know that कि rough endoplasmic जो होती है they consisted attached ribosomes, और इनका काम क्या होता है, they mainly like allocated to the synthesis of the protein, while the smooth endoplasmic reticulum is without the ribosome. Then we at last but not the least, we have the nucleolus. And nucleolus is a globular body or dense material within the nucleus, और यहाँ पे हमारे पास जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, जितने भी डीएनए कंटेंट मटेरियल होते हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद होते हैं. सो ये हमारे पास कुछ मेन ऑर्गेनेलीज हैं जो कि सेल के अंदर मौजूद होती हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, लाइक जैसे गैलेक्सिसोम्स हैं, पेरोक्सिसोम्स हैं, ये भी यहाँ पे मौजूद होती हैं, लेकिन उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे चल के. देन वी हैव जी प्लांट सेल, जैसा कि आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया गया जी. सो यहाँ पे मैं पहले आपके सामने यहाँ पे एक चीज क्लियर करता चलूं कि प्लांट सेल के अंदर जो होता है वो हमारे पास 3 और एक्स्ट्रा ऑर्गेनेलीज मौजूद होती हैं जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं होती. सो फर्स्ट वन इज बेसिकली अ सेल वॉल, सेकंड वन इज वैक्यूल एंड थर्ड वन इज क्लोरोप्लास्ट. सो जैसा कि हमने ऊपर बात की है कि जो हमारे पास एनिमल सेल होता है उसमें जो एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, जो कि सबसे आउटर सेलुलर मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं. व्हाइल वी हैव in animal cell and other extracellular membrane over the plasma membrane that is named as the cell wall. That is a rigid structure basically in nature. Then we have the vacuole. Vacuole is basically like larger body, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस को भी एक साइड पे लाइक धकेल देता है, पेरिफेरल कर देता है. सो इसका काम जो होता है, इट मेनली मेंटेन द ऑस्मोटिक pressure in within the cell. Then we have like chloroplast. So as we know that the plant cells are autotrophic in nature, so to capture the photosynthesis and capturing the light, they also possess the body that is named as the chloroplast. So यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, न्यूक्लियस बात की गई है, गोल्गी बॉडीज की बात की गई है जी. And then we have the vesicles, similar like as the animal cell. Then lysosomes, they are also similar but they contain the different type of the enzyme here. यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है जी. Then we have plasma membrane, mitochondria, again with the powerhouse of the cell present here. And within animals plant cell, mitochondria are in like greater in number than like animal cell. इसकी वजह क्या होती है कि जैसे यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन होनी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास इसके नंबर जी हैं वो ज़्यादा होने चाहिए जी. फर्दर हम मूव करते हैं जी. वी वर टॉकिंग सिमिलर विद द केस आई वाज टॉकिंग अबाउट द क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल एंड वैक्यूल. सबसे पहले मैंने आपको इनको क्लियर कर दिया है. सो दीज आर द ऑर्गेनेलीज एक्स्ट्रा प्रेजेंट विद इन द प्लांट सेल, जो कि एनिमल सेल के अंदर नहीं होती. Then we have the same like animal cells, smooth endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and then the nucleolus. यहाँ पे ये जो हैं ये डिनोट कर दिए गए हैं. So these were the two types of the cell. इनके अंदर कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट थे और कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हमें सिमिलर नजर आते हैं. Then we have the bacterial cell. अब जो हमारे पास सेल आ रहा है दैट इज बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल. अच्छा, जो पहले दोनों सेल थे दे आर द यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक क्लियर करता चलूं कि जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे डोंट कंटेन द ट्रू न्यूक्लियस. ठीक है, व्हाइल द यूकैरियोटिक सेल मीन ट्रू न्यूक्लियस. सो अब जो हमने पहले दोनों सेल देखे हैं दे वर कंटेनिंग लाइक सिग्निफाइड nucleus with the nucleolus, while now we are talking about the bacterial cell. और यहाँ पे हमें कोई clear nucleus जो है वो नहीं मिलता, बल्कि जो हमारे पास इसका like material होता है, जो genetic material होता है, वो हमें न्यूक्लियोइड की फॉर्म में यहाँ पे बिखरा हुआ नजर आता है, डिस्पर्स फॉर्म में नजर आता है. सो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट वन इज कैप्सूल. यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आपको हमने दिखाया गया है, दिस इज अ बेसिकली कैप्सूल, और इनका फंक्शन क्या होता है इनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे. देन वी हैव द सेल वॉल, एक्स्ट्रा सेलुलर मेम्ब्रेन होती है यहाँ पे. अब एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमने प्लांट सेल के हवाले से बात की और वहां पे सेल वॉल की बात की, तो इन अ प्लांट सेल, सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ अ सेलुलोज,
while in a bacterial cell wall is made up of a membrane, that is another chemical structure. So we have plasma membrane, like तीनों cells के अंदर ये हमें नजर आई. Then we have the cytoplasm, then we have the flagellum. यहाँ पे आपको सामने ये नजर आ रहा है, एक rod like structure होता है, thread like. Flagellum is basically help करता है bacterial cell को in a detection of the chemical or somewhere in the food detection. ठीक है. Then we have जी the food granules, यहाँ पे आपके सामने ये दिखाए गए हैं जी. Then we have plasmid. अब ये जो प्लाज्मेट होता है, दिस इज एन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल विद इन द क्या कहते हैं प्लाज्म जो हमारे पास बैक्टीरियम सेल होता है, एंड दिस इज अ सर्कुलर फॉर्म इन नेचर. देन वी हैव डिस्पर्स्ड फॉर्म में यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं. देन वी हैव द न्यूक्लियोइड, यहाँ पे दिखाया गया है जी. दिस इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन ऑल ओवर द सेल्स. ठीक है. देन वी हैव द पिल्लाई. अब पिल्लाई का क्या काम होता है, इनको भी हम फर्दर डिस्कस करेंगे. सो लेकिन अभी तक जो हमने देखा है, वी कंपेयर्ड 3 डिफरेंट सेल्स, लाइक प्लांट सेल देखा, देन एनिमल सेल देखा, देन बैक्टीरियल सेल देखा, और तीनों सेल के अंदर हमें कुछ डिफरेंट सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो हैं वो नजर आई हैं. सो इट मीन सेल अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए क्या करता है, अपनी जो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होता है, सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं, उनको चेंज करता है, उनको वेरिएशन, उनमें वेरिएशन आती है. सो जी मूविंग अहेड, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के हवाले से बात की गई है जी. अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ सेल्स की सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज के हवाले से, सेल्स की स्ट्रक्चर्स के हवाले से. सो अगर हम सेल को माइक्रोस्कोपिकली स्ट्रक्चर स्टडी करें तो हमें 3 मेन पार्ट जो है यहाँ पे नजर आते हैं जी. फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि तीनों सेल के अंदर कॉमन थी. देन वी वर हैविंग द न्यूक्लियस, जो कि हालांकि बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियोइड फॉर्म में मौजूद था, लेकिन विद इन द सेल्स ये सब के अंदर क्या था, मौजूद था. देन वी हैव द साइटोप्लाज्म. दिस इज दैट मटेरियल, फ्लूइड मटेरियल वाज आल्सो प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ द सेल. देन जितनी भी सेल की एक्टिविटीज होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, इन्हीं 3 जो हमारे पास फीचर्स हैं इनके अराउंड घूमती हैं. सो वी हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म. अब जब हम इन तीनों चीजों के बारे में देखते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे 2 चीज हमें मेन नजर आती हैं. वन इज साइटोसोल. अब साइटोसोल क्या है, दैट इज बेसिकली फ्लूइड मटेरियल विद इन द सेल. ठीक है. जितना भी सेल के अंदर हमारे पास फ्लूइड मटेरियल होता है उसको हम क्या नाम देते हैं जी, साइटोसोल का नाम देते हैं. इट इज बेसिकली अ जेल लाइक मटेरियल. ठीक है. देन वी हैव द सेल ऑर्गेनेलीज. जो सेल ऑर्गेनेलीज हमें देखने को मिली, दीज वर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेड, सेंट्रोसोम्स, एंड देन वी हैव द साइटोस्केलेटन. सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट विद इन द सेल. जी आगे हम मूव करते हैं जी. अब हम देखते हैं यहाँ पे और क्या हमें नजर आता है. सबसे पहले हम बात करते हैं जी सेल मेम्ब्रेन की. सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, यहाँ पे आपको सामने स्ट्रक्चर दिखाया गया जी. इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर ऊपर नजर आते हैं. देन वी हैव द प्रोटीन. प्रोटीन जो है दे आर एक्सट्रिंसिक इन नेचर एंड दे आर आल्सो इंट्रिंसिक इन नेचर. ठीक है. अब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्या होती है, दीज आर द फर्दर मोर टाइप्स ऑफ द प्रोटीन. इनको हम फर्दर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे. लेकिन यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर दोनों जो क्या कहते हैं प्रोटीन है वो यहाँ पे मौजूद होती है. देन वी हैव द थर्ड कैटेगरी एंड दिस इज द लिपिड. सो केमिकल कंपोजिशन अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंड देन अलॉन्ग विद प्रोटीन्स इट आल्सो कंटेन द लिपिड. सो अब हम इसकी हवाले से बात करते हैं. इट इज मेनली अ डेलिकेट इन नेचर. ठीक है. थिन, इलास्टिक, लिविंग, एंड देन सेमी परमेबल टू मेम्ब्रेन. सो डेलिकेशन यहाँ पे होती है, थिन इन नेचर होती है, इलास्टिक इन नेचर होती है, एंड देन इट कंटेन द लिविंग कंटेंट. देन वी हैव द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो दिस इज द पर्टिकुलर टर्म आई वांट टू टॉक अबाउट यू. कि जो सेमी परमेबल का मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि कुछ केमिकल्स को जो है ये क्या करते हैं, उसको गुजरने देगी, और कुछ केमिकल जो है ये आप लाइक मटेरियल को अपने पास से रोक लेती है कि यू कांट पास थ्रू मी विद इन द सेल. सो कुछ मटेरियल को ये गुजरने देती है और कुछ मटेरियल को क्या कर लेती है, ये रोक लेती है. देन वी हैव जी इसके अंदर 2 मेन हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं. एक हम कहते हैं लिपिड्स एंड देन सेकंड वन इज द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. सो लिपिड और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के हवाले से हमारे पास एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल मौजूद है, और वो मॉडल हमें ये एक्सप्लेन करता है कि द प्रोटीन्स आर एम्बेडेड बेसिकली विद इन द बाई लेयर्स ऑफ लाइक प्रोटीन्स बाई लेयर्स ऑफ लिपिड. ठीक है. कि लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं.
और उनके अंदर प्रोटीन जो होती हैं दे आर एम्बेडेड इन नेचर, ठीक है। सो अगर हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस इज फ्रॉम 75 टू 110 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यहाँ पे भी बात हो गई जी। देन अगर हम इसको ऑब्जर्व करना चाहें, इसको स्टडी करना चाहें, तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो हम करनी पड़ती है, लाइक इट इज अ अल्ट्रा स्ट्रक्चर इन नेचर। देन जी फंक्शन यहाँ पे बात की गई है। सो फर्स्ट फंक्शन इट्स मेंटेनेंस ऑफ द शेप एंड द साइज ऑफ द सेल। Then we have protect internal content of the cells, yeah it can. Then it regulate the entry and existence of the substance of the cell and then maintain the homeostasis. So homeostasis यहाँ पे एक term use की गई है, and homeostasis mean the maintenance of the internal environment of the cell. So उसको भी क्या करती है, plasma membrane जो है वो maintain करती है। So further moving ahead, आई हैव लाइक सेल वॉल जो कि हमें प्लांट सेल के अंदर नजर आई और उसके साथ साथ बैक्टीरियल सेल के अंदर नजर आई। सो यहाँ पे आपके सामने ये इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया जी। इट कंटेन मेनली सेलुलोज, hemicellulose, we have plasma membrane lower than cell wall, and it contain another material that is a pectin. It is also protein in nature, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात करते हैं जी, इट इज़ अ नॉन लिविंग इन नेचर। सबसे पहली बात जो यहाँ पे की गई है जी, दैट इज़ अ नॉन लिविंग, और ये दोनों सेल्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर एंड बैक्टीरिया के अंदर। सो इन प्लांट्स इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज अलॉन्ग विद द पैक्टिन, व्हाइल इन बैक्टीरिया इट कंसिस्ट द म्यूरिन। इट इज़ बेसिकली अ टफ स्ट्रक्चर, अ रिजिड स्ट्रक्चर, एंड समटाइम इट मे बी लाइक फ्लेक्सिबल इन नेचर। यहाँ पे बात की गई है जी किस चीज़ की बनी होती है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जी। देन इट मे बी आर थिक आर मल्टी लेयर्ड। सम केसेस में क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर इसकी कुछ एक्स्ट्रा लेयर भी मौजूद होती हैं, लाइक उसको हम प्राइमरी वॉल कहते हैं, देन सेकेंडरी वॉल कहते हैं, और उसके साथ साथ एक मिडिल लैमेला भी मौजूद होता है। और बाज़ दफ़ा हम ये कहते हैं कि प्लांट सेल के अंदर इट कंसिस्टेड ऑफ द 4 लेयर। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल, जो इसके आउटर स्पेस होती है उसको हम मिडिल लैमेला कहते हैं। देन देयर इज अ प्राइमरी वॉल, देन देयर इज अ सेकेंडरी वॉल, एंड देन देयर इज अ टर्शियरी वॉल। सो प्लांट्स के अंदर बाज़ दफ़ा हम ये बात भी डिस्कस करते हैं कि इट इज़ अ मल्टी लेयर, लाइक 4 लेयर कंसिस्टिंग ऑफ वॉल प्रेजेंट अराउंड द सेल। देन इसकी थिकनेस की बात करते हैं जी, इट इज़ 50 to 1000 एंगस्ट्रॉम। अब 1000 एंगस्ट्रॉम क्यों कहते हैं, बिकॉज एज वी डिस्कस दैट इट हैज़ मल्टी लेयर इन नेचर, तो इसकी जो है इसकी थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। देन वी हैव इट्स फंक्शन। सो पहला फंक्शन जो है ये शेप, स्ट्रेंथ और उसके साथ साथ रिजिडिटी को क्या कहते हैं मेंटेन करती है। देन सेल को डेजिकेशन से बचाती है। व्हाट इज द डेजिकेशन? बेसिकली डेजिकेशन इज द कंडीशन ऑफ डिहाइड्रेशन, के जब वाटर लॉस होने लग जाता है तो देन देयर अकर इज अ डेजिकेशन। सो डेजिकेशन जो है उससे भी सेल को ये मेंटेन करती है। देन बेसिकली कंट्रोलिंग द सेल एक्सपेंशन मीन सेल का अगर साइज बढ़ने लगता है ड्यू टू दिट्स रिजिडिटी सेल के साइज को जो है ये इंक्रीज नहीं होने देती। और बैक्टीरियल सेल के अंदर दूसरा फंक्शन इसका एक मैं आपको बताता चलूँ, वो ये है कि जो हमारे पास बैक्टीरियल सेल हैं, सॉरी प्लांट सेल हैं, वहाँ पे अगर हमने बात की थी कि वहाँ पे वैक्यूल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, तो उनकी वजह से अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजिडिटी आ जाए, वाटर बहुत ज़्यादा भर जाए, तो सेल जो है उसमें एक्सपेंशन होने लग जाती है। सो सेल की प्रॉपर शेप को मेंटेन करने के लिए और एक्सपेंशन को रोकने का जो मेन काम है दैट इज परफॉर्म बाय द सेल वॉल। देन इट आल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द सेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वेडर्स लाइक पैथोजेन वगैरह से भी बचाती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेल वॉल। सो मूविंग अहेड हम बात करेंगे जी न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, इट इज़ अ डेंस स्ट्रक्चर, बेसिकली कंडेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट विद इन द सेल, लाइक स्फेरिकल बॉडीज इन नेचर होती है, और ये मेनली जो है सेल के सेंटर में मौजूद होता है स्फेरिकल फॉर्म में। इट्स डायमीटर इज 10 to 20 माइक्रोन। प्रेजेंट ऑल सेल एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स। जी रेड ब्लड सेल्स और सीव ट्यूब सेल ऐसे 2 सेल्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स के हवाले से हमने बात की है कि दे आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्लड टिश्यू और इनका काम जो है ऑक्सीजन कैरिंग होता है। वेल द सीव ट्यूब सेल्स आर प्रेजेंट विद इन द प्लांट्स लाइक स्टेम, और वहाँ पे उनका काम जो होता है कि ये कंपेनियन सेल के साथ मिलकर वर्कआउट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों सेल्स ऐसे सेल्स हैं, ये दो ऐसे टाइप्स ऑफ द सेल है जिनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। सो इट इज अ वेल डेवलप्ड इन प्लांट एंड एनिमल। वेल डेवलप्ड मीन दे आर लाइक यूकैरियोटिक इन नेचर, वर अंडर डेवलप्ड इन
बैक्टीरिया, देन ब्लू ग्रेन एल्जी, और उसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया जो है जिसको हम ब्लू ग्रेन एल्जी ही कहते हैं, इनके अंदर अंडर डेवलप होता है। लाइक इसी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, सॉरी, प्रोकैरियोटिक सेल्स भी कहते हैं। देन मोस्ट ऑफ द सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड, इनके अंदर सिंगल सेल्स होता है, लेकिन कुछ सेल के अंदर जो है वो मल्टी टाइप न्यूक्लियस भी मौजूद हो सकते हैं, जैसे कि मसल सेल्स होते हैं, या इसके साथ साथ हम फंगस सेल के हवाले से भी बात करते हैं, वहां पे भी हमें मल्टी सेलर जो मल्टी न्यूक्लियस सेल जो है वो नजर आते हैं। सो इट्स बेसिकली न्यूक्लियस। जी आगे हम मूव करते हैं और न्यूक्लियोलस के हवाले से बात करते हैं। तो विद इन द न्यूक्लियस कुछ एक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जिसको बेसिकली हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। अब जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर एक डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पोर्स होते हैं और उन पोर को बेसिकली हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। देन विद इन द न्यूक्लियर इन्वेलप हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है, कंडेंस डेंस फ्लूइड एरिया मौजूद होता है, and then in the center of that dense fluid material there is a chromatin। अब ये वो स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है, ये सारा का सारा एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कंडेंस हो जाता है और उसको हम न्यूक्लियोलस का नाम देते हैं। सो न्यूक्लियस के हवाले से यहाँ पे न्यूक्लियस के हवाले से अगेन डिस्क्राइब किया गया जी। कवरिंग होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और इसके अंदर एक पोर्स होते हैं जिनका डायमीटर 20 to 100 नैनोमीटर होता है। यहाँ पे आपके सामने ये दिखाए गए हैं जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। Then we have the colorless dense sap present inside the nucleus, that is a nucleoplasm. And nucleoplasm contain a round shaped nucleolus network of the chromatin fibers। जी ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल है ये सारा का सारा अंदर कंडेंस हो जाता है। Then we have fibers are composed of deoxyribonucleic acid। like ये जो हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है they are basically a DNA and उसके साथ साथ एक प्रोटीन होती है that is a histone protein। यहाँ पे ये भी क्या होती है, क्रोमेटिन मटेरियल के साथ कंडेंस होती है। Then these fiber condense to form a chromosomes during cell division। अब जैसे हमारे पास सेल डिवीजन होने लगती है तो सेल डिवीजन के दौरान क्या होता है, ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये कंडेंस की फॉर्म डेंस होना शुरू हो जाता है, कंडेंस होना शुरू हो जाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू कर देता है और उस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बेसिकली हम क्रोमोसोम्स का नाम देते हैं जी। देन जी हम आगे मूव करते हैं न्यूक्लियस के हवाले से, सेम अभी हम वही बात कर रहे हैं जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज बेसिकली लाइक जो हमारे पास मटेरियल होता है क्रोमोसोम, देन देयर इज अ क्रोमेटिन फाइबर एंड देन हम इसको ओपनली करके दिखाया गया है। यहाँ पे ये हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल है एंड ये जो इसके अंदर सर्कुलर फॉर्म में नजर आ रही है दिस इज द बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन, ये जो इसके साथ कंडेंस हुई है, ठीक है। और इसकी 5 बेसिकली टाइप्स होती हैं, H1, H2, H3 एंड देन H एंड देन H5 बेसिकली, या H4 उसको हम नाम देते हैं। देन देयर इज अ जीन एंड देन देयर इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जिसको हम डीएनए का नाम देते हैं, ठीक है जी। देन क्रोमोसोम जो है दे स्ट्रेचेस टू फॉर्म जीन्स, दैट इज डीएनए जो कि जिसको हम जीन्स का नाम देते हैं। एंड देन जीन्स का काम क्या होता है, जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस और जीन इज द यूनिट ऑफ जेनेटिक, और ये क्या करता है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। सो यहाँ पे अगर आप फंक्शन के हवाले से बात करें न्यूक्लियस की तो यहाँ पे जितने भी मेटाबॉलिज्म होते हैं वो सारे इसी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। देन प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ग्रोथ होती है, या उसके साथ साथ सेल डिवीजन है, ये सारे के फंक्शन जो है एक्टिविटीज जो है ये न्यूक्लियस परफॉर्म करता है। देन इट मेनली सिंथेसाइज द राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए जो है वो इसी से बनाया जाता है, और इसके साथ साथ राइबोसोम जो है दे आर बेसिकली मेनली जनरेटेड विद इन द न्यूक्लियोलस, ठीक है। एंड देन इट स्टोर द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट जो इसके फंक्शन थे उनको डिस्कस किया गया जी। देन वी हैव साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म जैसे कि हमने पहले बात की है कि एक सेल के अंदर एक जेली फ्लूइड मटेरियल अराउंड अबाउट 80% जो है उसके अंदर वाटर मौजूद होता है, उसको हम बेसिकली साइटोप्लाज्म कहते हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा भी जा चुका है जी। देन इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है जी। इट कंटेन क्लियर लिक्विड पोर्शन दैट इज बेसिकली अ साइटोसोल एंड देन इट्स जिसको अच्छा जेल लाइक मटेरियल में पहले भी आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ कि जो साइटोसोल है दैट इज बेसिकली लिक्विड पोर्शन। देन वी हैव जी इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स भी होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स एंड देन इनऑर्गेनिक आयंस, आल्सो कंटेन्स ऑर्गेनेलीज जो कि हमने अभी पीछे पढ़ी थी, दीज वर द सबसेलुलर ऑर्गेनेलीज जो कि स्पेसिफिक फंक्शन बनाती हैं एंड देन उनको हम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के हवाले से भी देखेंगे जी। सम ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर विजिबल ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक, मीन दे हैव दे पोजेसेस द अल्ट्रा स्पेक्ट्रिक या अल्ट्रा स्ट्रक्चर
Then we have the granular and then dense in animal cell and then thin in the plant cell. अब यहाँ पे ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि साइटोप्लाज्म जो है विद इन द एनिमल दिस इज अ ग्रेनुलर इन नेचर एंड डेंस इन नेचर, व्हाइल विद इन द प्लांट सेल इट इज अ थिन इन नेचर, बेसिकली जो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है. सो मूविंग अहेड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हवाले से बात करेंगे जी. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी, ऊपर भी आपको बात की थी कि दे आर बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड देन वी हैव द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सो they are basically a tubular network or a vascular structure present basically within the cytoplasm, or they are interconnected with each other. Some parts are also connected with the nuclear membrane, जो कि हमारे पास बाहर प्लाज्म न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर एनवेलप होता है उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, while other are connected to the cell membrane. टू टाइप्स होती हैं जी, स्मूथ जिनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, एंड देन वी हैव द रफ लाइक दे कंटेन दे पोजेस द राइबोसोम. देन जी फंक्शन के हवाले से बात करते हैं. गिव इंटरनल सपोर्ट टू द साइटोप्लाज्म, इनका पहला काम ये है. while the rough endoplasmic synthesize Q3 protein and the protein membrane protein, then we have the smooth endoplasmic reticulum, they synthesize the lipid for the cell membrane, while in liver cell like smooth endoplasmic reticulum detoxify drugs and poison. In muscle cells smooth endoplasmic reticulum stores calcium ion. On the basis of their two types they can perform their specific function with respect to each other. और यहाँ पे आपके सामने जी राइबोसोम जो है इनके स्ट्रक्चर दिखाया गया. इट पोजेसेस मेनली दो सब यूनिट्स होते हैं, एक लार्जर सब यूनिट्स होता है और एक इसके साथ साथ स्मॉलर सब यूनिट्स होता है. सो यहाँ तक हमारी बात हो गई जी. देन वी हैव गोल्जी बॉडीज, यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं जी गोल्जी बॉडीज होती हैं. गोल्जी बॉडीज जो है इट like consisted of the two phase, one is concave in nature and then other is convex in nature. So एक जो हमारे पास साइड होती है उसको हम ट्रांसफेस कहते हैं, एंड देन अदर वन जो होता है उसको हम सिस फेस कहते हैं. सो इसके अंदर प्रोसेस यूं हो रहा होता है कि जो हमारा सिस कैसे बेसिकली फेस होता है वहाँ पे इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल आता है, ठीक है. देन जो हमारे पास गोल्जी बॉडीज होती हैं उस पर प्रॉपर फंक्शन करती हैं. इनके अंदर सिस्टर्न एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कि स्पेसिफिक फॉर्म में उस पर फंक्शन करता है, उसको वेसिकल की फॉर्म में कंडेंस करता है, लाइक वेसिकल फॉर्म में ट्रांसफर करता है, एंड देन वो जो न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल होता है वो ट्रांसफॉर्म से क्या होता है आउटगोइंग फॉर्म में जो है वहाँ से निकल जाता है. सो इट वॉज बेसिकली डिस्कवर्ड बाई द कैमियो गोल्जी, यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है जी. formed by the 5 to 8 membranous sacs. एनिमल के अंदर मेनली इनकी 8 sacs होती हैं, while प्लांट्स में 8 से कम भी हो सकती हैं. So sacs are basically flattened in nature and they are named as cisternae. यहाँ पे आपके सामने ये जो सारा स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं these are cisternae. Well has two ends. One is cis situated near the endoplasmic reticulum. ये endoplasmic reticulum के नजदीक होता है, while transform जो होता है ये situated near the cell membrane. इनका काम क्या होता है जी, मॉडिफाई करते हैं सॉर्टिंग एंड द पैकिंग ऑफ द मटेरियल सिंथेसाइज विद इन द सेल. के कोई भी प्रोटीन सिंथेसाइज हुई है तो उसको वेसिकल के फॉर्म में परफॉर्म करना है जी, मॉडिफाई करना है. देन इट आल्सो कैन डिलीवर टू द मटेरियल टू द वेरियस टारगेटेड इनसाइड द सेल, के किसी भी स्पेसिफिक टारगेट पॉइंट तक आपको जो है वो फंक्शन भेजना है जी, सॉरी अपना प्रोडक्ट्स जो है वो भेजना है. सो यहाँ पे भी क्या होता है ये हमारे पास वहाँ पे फंक्शन करती हैं जी. Then we have produce vacuoles and secretory vesicle and then forms the plasma membrane and the lysosomes. ये दोनों चीज़ें जो है यहाँ ये भी क्या होती हैं गोल्जी बॉडी से ही बनाई जाती हैं. सो यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन जो है आर्ट वर्क के हवाले से दिखाया गया है. सो यू कैन सी दैट द सिस फॉर्म यहाँ से जो हमारे पास वेसिकल हैं वो इसके अंदर आते हैं. देन ल्यूमन के अंदर और सिस्टर्नी के अंदर उसके पे प्रॉपर फंक्शनिंग होती है, एंड प्रॉपर फंक्शनिंग होने के बाद वो क्या होता है यहाँ से जो इसका ट्रांसफॉर्म था या ट्रांसफेस था वहाँ से क्या कर जाता है वो ओरिजिनेट कर जाते हैं. सो इट कैन वर्क एज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इट कैन आल्सो वर्क एज द वेसिकल्स जिनके अंदर प्रोटीन जो है वो स्टोर होती है, एंड देन उसके साथ साथ यहाँ पे लाइसोसोम्स की फॉर्म में भी ये क्या होता है यहाँ पे वर्कआउट कर सकता है. सो नाउ वी हैव लाइसोसोम्स. अब लाइसोसोम्स क्या होते हैं? लाइसोसोम्स बेसिकली आर अ स्मॉल स्फेरिकल लाइक सिंगल मेम्ब्रेन सैक्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होते हैं. दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म और दे आर फिल्ड विद द हाइड्रोलिटिक एंजाइम एंड अकर मोस्ट इन एनिमल सेल एंड वाइल फ्यू इन प्लांट सेल. अब
इनका काम क्या होता है, ये बेसिकली हेल्प करते हैं डाइजेस्टिंग ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल्स, फैगोसाइटोसिस होती है इनके थ्रू। देन इट आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया या वायरसेस जो हैं वो बाज़ दफ़ा अटैक करते हैं तो उनको डिग्रेड करते हैं। देन डिग्रेडेशन ऑफ द वार्न आउट ऑफ द ऑर्गेनेलिज के बहुत सारी सेलुलर ऑर्गेनेलिज जो होती हैं जब वो अपना डिग्रेड होने के वक्त में आती है तो उन डिग्रेडेशन के दौरान ऑटोफैगी जो है वो भी लाइसोसोम जो है वो परफॉर्म करते हैं। वाइल in dead cells they also perform autolysis। autolysis क्या होती है कि सेल सेल्फ ईटिंग होती है कि सेल जो डिग्रेड होने लग जाता है उसको ही सिरे से खत्म किया जाता है। दैट बेसिकली प्रोसेस नेम्ड एज autolysis। और autolysis जो होती है दैट इज आल्सो परफॉर्म बाय द लाइसोसोम्स। सो मूविंग अहेड, अब हम आगे बात चलाते हैं जी, आगे जाते हैं। वी हैव वैक्यूल्स हियर। सो वैक्यूल के हवाले से बात करते हैं। वैक्यूल जैसे कि हमने बात की थी कि ये हमारे पास प्लांट सेल के अंदर एक बहुत सारा बड़ा सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको हम वैक्यूल का नाम देते हैं। एंड इट हैज़ अ मेम्ब्रेन जिसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है जी। सो इट सिंगल मेम्ब्रेन होता है, फ्लूइड विद द सैप। लाइक सैप के अंदर मेनली जो है उसमें मटेरियल हमारे पास वाटर होता है और शुगर होते हैं और उसके साथ साथ आयन होता है। अब एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स आर टेम्पररी जो है वो प्रेजेंट बन सकते हैं कि वहाँ पे अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, वाटर को स्टोर करना है तो वहाँ पे विद इन अ क्विक टाइम जो है वहाँ पे वैक्यूल्स बनाया जाता है और उसको क्या किया जाता है, वहाँ पे कुछ टाइम के लिए टेम्पररी जो है वो रखा जाता है और वहाँ पे वाटर जो है वो स्टोर किया जाता है। वाल इन plant cell they are present in large number and more like dense form यहाँ पे मौजूद होता है। and it is a may be contractile or non contractile। basically it mainly depends upon its membrane जो कि हमने टोनोप्लास्ट का नाम दिया है। then its function store various substances including waste products, maintain osmotic pressure of the cell, then store food particles like amoeba in the amoeba cell में ये हमारे पास स्टोर कर रहा होता है। while provide turgidity and rigidity to the plant cell के ये दोनों काम जी हैं ये भी वैक्यूल से ही परफॉर्म किए जाते हैं। सो वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि पहले भी हम माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से बात कर चुके थे कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर इनफोल्डिंग होती है जो इनर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। एंड क्रिस्टी कंटेन द नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम F1 पार्टिकल का नाम देते हैं। एंड इट बेसिकली सिंथेसाइज द एनर्जी रिच कंपाउंड ऑफ द लाइक सेल जिसको हम ATP का नाम देते हैं। सो एक बात मैं आपको और बताना चलूँ कि जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास अपना एक स्पेसिफिक DNA होता है, ठीक है। दैट इज लाइक मैटरनल DNA जो कि मदर की तरफ से आता है। सो इट इज स्मॉल रॉड शेप्ड ऑर्गेनेलीज बाउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन्स जिनमें एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। सो आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी स्मूथ एंड इनक्लोजेस द कंटेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के जितने भी इसके अंदर मटेरियल्स होता है वो सबको क्या करती है, इनक्लोज करती है। वाइल इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड और फोल्डेड जो होती है इनवर्ड प्रोजेक्शन होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको हम क्रिस्टी का नाम देते हैं, ठीक है। देन देयर इज अ इनर कैविटी इज फिल्ड विद द मैट्रिक्स व्हिच कंटेन मेनी एंजाइम्स। यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम होते हैं एंड दे आर द ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो कि ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ठीक है। देन इट कंटेन ऑन DNA व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर मेनी एंजाइमेटिक एक्शन। Then we have its function. So it synthesize energy rich compound जिसको हम ATP का नाम देते हैं। and while ATP molecules provide energy to the vital activities of the living cell के एक सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज हो रही होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, इसी एनर्जी की वजह से होती हैं। सो आगे मूव करते हैं जी, मूविंग अहेड, हम आगे बात करते हैं इसके बारे में जी। प्लास्टिड के हवाले से बात करते हैं। सो प्लास्टिड दे आर बेसिकली लाइक पिगमेंटेड कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज। दे आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज। और यहाँ पे हम बात करते हैं जी डबल मेम्ब्रेन सैक प्रोटीन ऑर्गेनेलीज होती हैं जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद होती हैं और इनका जो मेन काम होता है दैट इज बेसिकली मेकिंग एंड स्टोरिंग ऑफ द फूड। दे ऑफन कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ द पिगमेंट और उनकी कलर की बेस पे यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट जो है हमारे पास पिगमेंटेशन हो सकती है। सो मेन 3 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट, देन इज क्लोरोप्लास्ट एंड देन इज देयर इज अ ल्यूकोप्लास्ट। एंड वी कैन also divide the leucoplast in alioplast, एम्लोप्लास्ट एंड देन pteroplast। सो इनके हवाले से हम एक और फर्दर क्लास में इनको डिस्कस करेंगे फर्दर कि ये क्या होते हैं और इनके अंदर कौन से कलर्स होते हैं और इन पिगमेंट को हम लाइक क्यों यहाँ पे एग्जिस्टेंस इनकी देखते हैं। लेकिन आगे हम जी चलते हैं, अभी इसके कुछ और फंक्शन शायद यहाँ पे डिस्कस किए गए हों जी। क्रोमोप्लास्ट के हवाले से
क्रोमोप्लास्ट आर द बेसिकली प्लास्टेड पिगमेंट्स दैट प्रोड्यूस्ड एंड स्टोर पिगमेंट्स, ठीक है। ये काम क्या करते हैं, मेनली ये हमारे पास पिगमेंट्स को बनाते हैं और उनको स्टोर करते हैं, एंड देन दे आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट कलर फाउंड इन द लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स। लाइक जैसे हमारे पास कैरेट है, इसके अंदर भी क्रोमोप्लास्ट होते हैं एंड इट कंटेन द पिगमेंट नेम्ड एज कैरोटीन। सो ये इसमें हमें क्या होती है, ये लाइक रेड ब्रैकेट सी जो हमें नजर आती है। वेल वी हैव द मैंगो, यहाँ पे जो हमारे पास पिगमेंट होता है दैट इज ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल इज बेसिकली अ येलो कलर कंटेनिंग पिगमेंट। सो इसमें से इसका कलर जो है वो हमें लाइक येलो नजर आता है। वेल वी हैव टोमेटो दैट कंटेन द लाइकोपीन, ठीक है। लाइकोपीन जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज बेसिकली अ ब्लडिश कलर। सो इस वजह से हमारे पास जो लाइकोपीन जो है वो टोमेटो के अंदर ज्यादा होता है। सो मूविंग अहेड वी हैव द ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, अब मैं आपको एक चीज और बताना चलूं, दे आर द कलरलेस पिगमेंट एंड आल्सो स्टोर द फूड एंड दे आर मेनली फाउंड इन द स्टोरेज ऑर्गन्स, लाइक फ्रूट्स को स्टोर कर रहे हैं और ट्यूबर्स के अंदर मौजूद होते हैं, सीड्स के अंदर मौजूद होते हैं। वी हैव पोटैटो ट्यूबर्स, इट लाइक यहाँ पे जो है स्टार्च को वो फूड हमें क्या करते हैं, मिलते हैं। देन वी हैव द मेज ग्रेन, यहाँ पे जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो हमें प्रोटीन स्टोर करते नजर आते हैं। वी हैव द कैस्टर सीड्स, और कैस्टर सीड्स के अंदर ये जो है वो हमें आयल्स जो है उसकी स्टोर करते हुए नजर आते हैं। देन वी हैव द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट के हवाले से हम बात करते हैं, दिस इज द मेन पिगमेंट प्रेजेंट विद इन द सेल, और इसकी जो हमारे पास है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर वन इज आउटर मेम्ब्रेन, देन देयर इज एन इनर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, देन वी हैव द ग्रेनम प्रेजेंट इन विद इन इट, देन देयर इज द क्या कहते हैं डिस्कॉइडल शेप, या हम इसको कहते हैं एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम थैलाकॉइड कहते हैं। सो थैलाकॉइड यहाँ पे मौजूद होता है। वेल वी हैव द स्ट्रोमा विद इन द सेल। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसके हवाले से जी। It is a double membrane bounded organelle present mainly within the cell, usually are spherical and discoidal in the shape. इनकी जो shape के बारे से बात की गई है, while it contain two region, one is grana and then other one is stroma. So grana are basically stack of the थैलाकॉइड्स। अब थैलाकॉइड्स क्या होती हैं, दे आर द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ बेसिकली एक ग्रेना है, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन जो है बाउंडेड है। अब इन्हीं मेम्ब्रेन बाउंडेड के अंदर, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली एक पिगमेंट मौजूद होता है दैट इज अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, और क्लोरोफिल जैसा कि हम जानते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फोटोसिंथेसिस। देन स्ट्रोमा इज अ कलरलेस डेंस फ्लूइड मटेरियल, ठीक है। देन वी हैव द फंक्शन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड, यहाँ पे ये इसका स्पेसिफिक फंक्शन है। देन इट आल्सो प्रोवाइड द ग्रीन कलर टू द लीव्स, स्टेम्स एंड द वेजिटेबल, जैसा कि ये उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, तो इस वजह से बहुत से जो हमें प्लांट्स हैं उनका कलर, लीव जो है उनके कलर हमें ग्रीन नजर आते हैं। सो दिस इज द बेसिकली क्लोरोप्लास्ट। देन मूविंग अहेड वी हैव द सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। सेंट्रोसोम के अंदर मेनली हमारे पास सेंट्रोसोम्स मैट्रिक आता है और उसके साथ साथ हमारे पास सेंट्रियोल्स होता है। अब सेंट्रियोल जो है यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जी। सेंट्रोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, और ये प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियर बेसिकली न्यूक्लियस। इट कंसिस्ट ऑफ द टू स्ट्रक्चर मेनली, वन इज सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर hollow cylindrical structure made up of the microtubules, and centrioles are also arranged from right angle to each other, like with the specific angle of the 90। ये क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं। अब इनके फंक्शन के हवाले से हम बात करते हैं। मैंने शुरू में भी आपको बताया था, इट इज मेनली फॉर स्पेंडल फाइबर विच हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिविजन के सेल को जब डिवाइड कर रहा होता है तो क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए हमारे पास वहाँ पे स्पेंडल फाइबर जो है वर्क करते हैं। वाइल इसके साथ साथ ये हेल्प करता है सीलिया एंड फ्लैजेला फॉर्मेशन में। सीलिया एंड फ्लैजेला जो है ये हमें बैक्टीरियम सेल के अंदर नजर आएंगे जी, वहां पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। So moving ahead we have the cytoskeleton. Cytoskeleton basically it is a like एक माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना एक हॉलो ट्यूब्स का स्ट्रक्चर जो है सेल के अंदर हमें नजर आता है, जिसके अंदर मेनली हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं एंड देन उसके साथ साथ माइक्रोफिलामेंट होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट दीज आर द हॉलो ट्यूब्स मेड अप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड द ट्यूबुलिन, और ये दीज आर द राइट शेप थिन फिलामेंट, ठीक है, और जिनको हम कहते हैं एक्टिन। सो आपने याद रखना है कि माइक्रोट्यूबुलिन जो होती हैं दीज आर द मेड अप ऑफ द ट्यूबुलिन प्रोटीन, व्हाइल वी हैव द माइक्रोफिलामेंट, और माइक्रोफिलामेंट जो होती हैं दीज आर मेड अप ऑफ द एक्टिन। अब इनके फंक्शन के हवाले से बात करते हैं तो दे मेंटेन द शेप ऑफ द सेल व्हाइल दे गिव द स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ ऑफ द सेल, और उसके साथ साथ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेलुलर मूवमेंट के जो हमारे पास सेल्स हैं उनकी मूवमेंट को भी ये मेंटेन करते हैं। सो यहाँ तक हमारे पास साइटोस्केलेटन के हवाले से बात हो गई है जी।
देन यहाँ पे हम एंड पे जैसा कि सेल को मैं आपको बताता आ रहा था कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं एंड यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। सो इनके कंपैरिजन देख लेते हैं जी। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है दैट इज अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड इन फॉर्म, वाइल इन यूकैरियोटिक फॉर्म बेसिकली जो हमारे पास न्यूक्लियस है दैट इज अ वेल डेवलप्ड फॉर्म, वाइल प्रोकैरियोटिक ओनली वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, वाइल इन यूकैरियोटिक सेल जो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मोर देन वन, ज़्यादा सारे होते हैं, वाइल जो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके अंदर बहुत सी जो मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारी मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जबकि जो साइज के हवाले से बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है वो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर होता है, वाइल यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमें 5 से 100 माइक्रोमीटर तक भी नजर आता है। एग्जाम्पल के हवाले से बात कर लेते हैं जी। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास बैक्टीरियम और उसके साथ साथ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये होती है, वाइल यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमारे जो हायर ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या आते हैं यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। सो होपफुली उसके साथ साथ हम यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल के हवाले से भी कंपैरिजन देख लेते हैं। दे आर जनरली इन स्मॉल इन साइज, सेल वॉल इज एब्सेंट, प्लास्टर इज एब्सेंट, वैक्यूल आर स्मॉल इन साइज एंड लेस इन नंबर, सेंट्रियोल आर एब्सेंट, while in plant cell there is a larger in size, cell wall is present, plaster present होता है, vacuoles larger in number होते हैं and then centrioles are also present. So hopefully आपको cell as the structural and the functional unit of the life जो है वो clear हो चुका होगा। Thank you for your concentration and such a long lecture. Hopefully आपके जितने भी basic concepts है वो clear हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कोई question है या कोई क्यूरी है या आप कोई question पूछना चाहते हैं तो comment section ज़रूर आप का वेट कर रहा है, वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।